हेलो दोस्तों, आईएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ हिस्ट्री ऑप्शनल का थर्ड लेक्चर यानी कि स्टोन एज लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको बताया था, चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उतना ही अच्छा है। जितना हो सकता है इस चैनल को गरीब तबके तक पहुँचाएं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अपने आईएएस बनने की इच्छा आपके आपको आईएएस बना करके पूरा करना। ठीक है, कोई मोनेटाइजेशन का झंझट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ। मेरे हिस्ट्री ऑप्शन में 285 थे। पिछले हमने 2 लेक्चर में सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टोन एज। जैसा कि दोस्तों आप प्रीलिम्स के लिए पढ़े होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोन एज में बेसिकली स्टोन एज में कौन कौन से एज आते हैं। स्टोन एज में बेसिकली आते हैं पैलियोलिथिक, देन मिसोलिथिक, देन नियोलिथिक। ठीक, और एक पैलियोलिथिक भी डिवाइडेड है 3 पार्ट में, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, और मैं बता दूं तो आज हम इन तीनों को कवर करेंगे। वी विल कवरिंग ऑल द थ्री टुडे। नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर होगा, हर छोटे चैप्टर का 2 लेक्चर, बड़े चैप्टर का 3 लेक्चर। सेकंड चैप्टर में हम लोग जो मेगालिथिक एज था, मेगालिथिक एज जो कि बेसिकली स्टोन एज इन साउथ इंडिया थी, प्लस फर्स्ट मेटालिक एज दैट इज चैल्कोलिथिक एज, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम कि स्टोन एज क्या था। देखिए, स्टोन एज को स्टोन एज क्यों किया, क्यों कहा गया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल उस समय नोन था मैनकाइंड को, इसीलिए उसको स्टोन एज कहते थे। ठीक है, स्टोन एज की जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है कि जो आपका जो पैलियोलिथिक एज था, है ना, जो पैलियोलिथिक एज था वो बेसिकली 5 × 10⁵ जो पैलियोलिथिक एज था, है ना, वो 5 यानी 5 लाख साल, 5 × 10⁵ बीसी से तकरीबन 10,000 यानी 10⁻³ बीसी तक जो था पैलियोलिथिक एज था। ठीक है, उसके बाद मिसोलिथिक एज जो था वो तकरीबन 10,000 बीसी से 7,000, ठीक है, 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक था। और जो नियोलिथिक एज है, मोटा मोटी देखिए, मेंस के आंसर में मैंने आपको पहले कहा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल इज अ गुड ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस। तो आपको मेंस में कुछ फैक्ट्स तो डालने ही होंगे। जो नियोलिथिक एज था, नियोलिथिक एज इज आफ्टर 7 × 10⁻³ बीसी। ठीक है, 7 × 10⁻³ बीसी। बोलो क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको बताया कि क्यों कहा जाता था स्टोन एज को स्टोन एज, इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो स्टोन था दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग नोन टू द मैनकाइंड। ठीक है, वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में उसकी गिनती होती थी। कैसे स्टोन एज के बारे में पता लगा, कई सारे एविडेंस हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, है ना। इस तरह के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पॉटरी है, इस तरह के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें पता चला स्टोन एज के बारे में। उनके ऊपर स्ट्राइक, जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई, जब उनके ऊपर का स्ट्रैटिग्राफिक लेयर के बारे में छानबीन की गई, तो पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में कैसे उसकी इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग स्टोन एज को 3 क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। ठीक है, कौन किस में मैंने आपको बता दिया। और सुविधा के लिए हम फिर पैलियोलिथिक को भी बांटते हैं, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो उसी की पूरी कहानी है इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कहाँ से कहाँ डिवाइड करते हैं। देखिए, लोअर पैलियोलिथिक को हम डिवाइड करते हैं 1.5 मिलियन ईयर से लेकर के 39,000 मिलियन ईयर तक। मिडिल पैलियोलिथिक को हम डिफाइन करते हैं 39,000 ईयर से लेकर के 23,000 ईयर्स तक। और अपर पैलियोलिथिक जो सबकी लेटेस्ट है, मतलब कि अपर पैलियोलिथिक ओवरलैप, लगभग ओवरलैप करता था मेसोलिथिक से। अपर पैलियोलिथिक है 23,000 ईयर से लेकर के 10,000 ईयर्स तक। ठीक है, ये है, इतना याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये मोटा मोटी याद रखिएगा कि कब कहाँ से मेसोलिथिक स्टार्ट हुआ और कहाँ से हम नियोलिथिक मानते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कहाँ हुआ। सबसे पहले
जो मेसोलिथिक है, सो पैलियोलिथिक है वो 5 × 10⁵ से 10,000, 10,000 से 7,000 मेसोलिथिक, और 7,000 के बाद नियोलिथिक एज। ठीक है। तो अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैसे हम पढ़ेंगे वो भी बता दूं। इवोल्यूशन ऑफ हैबिटेट पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ टूल्स पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। फिर इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ सोशल लाइफ पढ़ेंगे। ये पूरी कहानी है स्टोन एज की। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग, सबसे पहले जो ह्यूमन बींग आया इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया का मोटा मोटी मैप है, वो डेक्कन में आया। कहाँ से आया? अफ्रीका से आया। ठीक है। कहते हैं कि वो वुडन राफ्ट, ठीक है, वुडन राफ्ट बनाकर आया था। अब आप कहेंगे सर स्टोन एज में वुड कहाँ से आएगा? स्टोन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन, लेकिन अदर मटेरियल्स भी नोन थे, उसमें से वुडन था, वुडन राफ्ट बनाकर आया। ठीक है। यानी डेक्कन वाज द फर्स्ट इंडिया में जो मैन के द्वारा विजिट किया गया। और जो सबसे अर्ली मैन था, जो सबसे अर्ली मैन था, ठीक है, वो आपको बता दूं, जो सबसे अर्ली मैन जो अपर पैलियोलिथिक एज में था, सॉरी लोअर पैलियोलिथिक एज में, वो हुआ करता था होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। होमो हैबिलस क्या होता था? जो हाथ यूज करता था, हैंड यूज करके चलता था। ठीक। ये किस एज में था? ये आपको था पहले। और कैसे आया था? मैंने आपको बताया राफ्ट बना करके अफ्रीका से आया था। फिर ये आगे इवोल्यूशन हुआ और लोअर पैलियोलिथिक एज में, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज में होमो हैबिलस जो बन गया वो बन गया होमो इरेक्टस। क्या बन गया? होमो इरेक्टस। मतलब वो हाथ से नहीं, दोनों पैरों पे चलता था। ठीक। फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज में होमो इरेक्टस कन्वर्ट हो गया होमो सेपियंस आर्केक। इसका मतलब हुआ इनमें सेमी डेवलप्ड ब्रेन था। क्या था? सेमी डेवलप्ड ब्रेन था। और लास्ट जो हुआ आपको अपर पैलियोलिथिक एज में, अपर पैलियोलिथिक एज में वो बन गया होमोसेपियंस। क्या बन गया? होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस बता दूं जो मॉडर्न मैन है, होमोसेपियंस जो है मॉडर्न मैन है। और इंडिया में मॉडर्न मैन का पहला एग्जाम्पल डेक्कन में नर्मदा वैली में एक विलेज है, हथनौरा विलेज। क्या है? हथनौरा विलेज। यहाँ लिखा हुआ है हथनौरा विलेज नर्मदा वैली में। वहां पे मॉडर्न मैन का पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाया गया है। तो ये स्टेजेस हैं होमो हैबिलस, होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस आर्के, फिर होमो सेपियंस। बोलिए क्लियर? सारा कुछ नोट्स में मेंशन्ड है। ठीक है। एक बच्चे का खबर आया था कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा और लिखते गंदा हो। मैं थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी है, पर मैं उसको अभी से सुधारने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। भाई इकोनॉमिक लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ? तो देखिए, थोड़ा मैं अच्छा अभी से इसी वक्त से अच्छा लिखना सोच की कोशिश करता हूँ। जो अर्ली मैन था, है ना, जो अर्ली मैन था पैलियोलिथिक एज में, वो सिर्फ क्या करता था? वो गैदरिंग करता था, ठीक है, और रॉ फ्रूट्स खाता था, रॉ फ्रूट्स खाता था, मीट नहीं खाता था, मीट नहीं खाता था। स्लोली, स्लोली, ठीक है, क्या हुई? उसकी एनाटॉमी इवॉल्व हुई, एनाटॉमी इवॉल्व हुई, एनाटॉमी इवॉल्व हुई ह्यूमन बॉडी की। तो वो मीट खाना शुरू किया, और मीट खाना शुरू किया तो उसके बाद वहीं से हंटिंग एक जॉब, जॉब नहीं कह सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुआ। तो सबसे पहले देवर सिंपली फूड गैदरर्स, उसके बाद वहां से वो हंटर्स बने। पर ऐसा नहीं कि फूड गैदरिंग बंद हो गया, फूड गैदरिंग भी साइमल्टेनियसली चल रहा था। ठीक है। फिर स्लोली स्लोली हम आते हैं मिसोलिथिक एज के अंदर। मिसोलिथिक एज के अंदर जब हम आते हैं, तो मिसोलिथिक एज के अंदर वो क्या हुआ? उनके टूल्स और डेवलप हुए, उनके टूल्स और डेवलप हुए। और नाउ दे स्टार्टेड टू थिंग्स। एक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुआ। ठीक है। यानी और वाइल्ड एग्रीकल्चर भी शुरू हुआ, वाइल्ड एग्रीकल्चर भी शुरू हुआ। ठीक है। पेस्टोरल इकोनॉमी आप कह सकते हो और वाइल्ड एग्रीकल्चर कह सकते हो, नॉट सीडेंटरी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, वाइल्ड एग्रीकल्चर। और यहाँ से पेस्टोरल इकोनॉमी की शुरुआत होती है। पेस्टोरल इकोनॉमी जहाँ पर गाय भैंस नहीं, मतलब कोई भी एनिमल का रियरिंग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट डेवलप्ड एज, दैट इज नियोलिथिक एज। ठीक है। बियॉन्ड 7,000 बीसी। तो नियोलिथिक एज जब आता है तो ये एज इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीडेंट्री लाइफ शुरू हुई। सीडेंट्री लाइफ शुरू हुई मतलब पहली बार कल्टीवेशन शुरू हुआ,
लोग ऑर्गेनाइज्ड लाइफ रहना शुरू किए। सीडेंटरी लाइफ पहले क्या था कि पहले लोग नोमैटिक थे, एक जगह रिसोर्सेज यूज किए, एग्जॉस्ट हो गया तो नेक्स्ट जगह चले जाते थे। लेकिन न्योलिथिक एज में वो सीडेंटरी लाइफ रहना शुरू किए, मतलब कि भाई अब हम एक जगह रहेंगे, 10-20 लोग का मिल पका परिवार मिल करके खाएंगे पियेंगे खेती बाड़ी करेंगे। और साथ में ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज लाइफ कल्टीवेशन शुरू हुआ तो फूड गैदरिंग बंद हो गया, फूड गैदरिंग जो था वो कंटिन्यू चल रहा था, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी चल रहा था, और साथ के साथ हंटिंग ऑफ एनिमल्स भी कंटिन्यू कर रहा था। नियोलिथिक एज में कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको कोट करना चाहिए। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा जो है ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में, प्रेजेंट है यूपी में। यहाँ पर विश्व में पहली बार राइस के एविडेंस मिले हैं। किसके एविडेंस मिले हैं? राइस के एविडेंस, चावल के एविडेंस मिले हैं। दूसरा, आप जो वीट के पहले एविडेंस मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान प्रोविंस में एक जगह है, गांव रहा है बलूचिस्तान प्रोविंस में। और मेहरगढ़ में पहली बार वीट के रिवर बोलन, रिवर बोलन के वैली में पहली बार वीट के एविडेंस मिले हैं। और जो कोल्डी हवा है वो रिवर बेलान, रिवर बेलान के वैली में पाया, में बसा एक हिस्टोरिक साइट था, स्टोन हिस्टोरिक साइट था। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्योलिथिक एज में चेंजेस हुई। और इसीलिए चूंकि न्योलिथिक एज में बहुत सारी बड़े स्केल पे चेंजेस हुई, बड़े स्केल पे चेंजेस मतलब कि सेडेंटरी लाइफ हो गया शुरू, कल्टीवेशन शुरू हो गया, राइस के एविडेंस मिले, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ शुरू हो गया। ठीक है, इसीलिए और कई टेक्नोलॉजी में भी चेंज है, वो हम आगे देखेंगे। इसीलिए इस लाइफ, इसको कहा जाता है, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे वी गॉर्डन चिल्ड, चाइल्ड चिल्ड जो कहे, इन्होंने इसको कहा है, वी गॉर्डन चिल्ड ने कहा है, नियोलिथिक एज नहीं, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन नाम से ये फेमस है। किस नाम से फेमस है? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन नाम से फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इकोनॉमिक लाइफ पर लिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ टूल्स, कि टूल्स के कैसे इवोल्यूशन हुए डिफरेंट एजेस में। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ पैलियोलिथिक एज में, है ना। पैलियोलिथिक एज में बल्कि स्टोन्स, जो कि मेनली क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज फॉर्म में था। ठीक है, क्वार्ट्ज आप समझ सकते हो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, उसका इस्तेमाल होता था, और बल्कि स्टोन्स यूज होते थे एज अ टूल। ठीक है, रिफाइनमेंट बिल्कुल उनमें लो थी, रिफाइनमेंट लो था। ठीक है, बनता कैसे था? एक स्टोन को दूसरे स्टोन से हिट किया तो बीच का जो मिडिल पोर्शन था वो बच जाता था, और यही मिडिल पोर्शन जो था उसको यूज करते थे एज टूल्स। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ठीक है, कहानी आगे बढ़ी, तो नेक्स्ट आया मिसोलिथिक एज। मिसोलिथिक एज में रिफाइनमेंट हाई हुई। ठीक है, स्मॉल टूल्स बनने शुरू हुए, इतने स्मॉल थे कि उनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ्स जो होते थे वो 3 से 8 इंच के हुआ करते थे, सॉरी 3 to 8 सेंटीमीटर के हुआ करते थे। शार्प स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एज आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में और रिफाइनमेंट बहुत हाई हो गई, रिफाइनमेंट हाई हो गई, टूल्स में हैंडल लगना शुरू हो गया। ठीक, और अब जो इग्नियस रॉक्स थे उनके उनके टूल्स बनने शुरू हुए, उनमें स्ट्रेंथ बहुत हाई थी, पॉलिशिंग होने लगा। ठीक है, पॉलिशिंग होने लगा। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल, आप कह सकते हो, टूल्स में इवोल्यूशन हुए इन द डिफरेंट एजेस, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में क्या क्या बदलाव हुआ। तो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की अगर मैं बात करूं, तो आपको भी पता है पैलियोलिथिक एज में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ क्या था? बल्कि टूल्स थे, है ना। किसके बने हुए? क्वार्ट्ज के बने हुए बल्कि टूल्स थे। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, मिडिल पार्ट, आउटर पार्ट को हटा देते थे, मिडिल पार्ट यूज होता था। ये था लोअर पैलियोलिथिक एज में। फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ? फ्लेक टूल्स बनने लगे। क्या चीज? फ्लेक टूल्स, फ्लेक मतलब आउटर पार्ट से, आउटर पार्ट से टूल्स बनने लगे। फिर आगे चढ़े तो
आउटर लेयर्स फिर उसके बाद हम अपर पैलियोलिथिक एज में आते हैं। तो अपर पैलियोलिथिक एज में, है ना, तो ब्लेड्स का यूज होना शुरू हो गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, मिसोलिथिक एज में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। मिसोलिथिक एज में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई, जैसे पहला, फायर के बारे में मैनकाइंड जाना। तो फायर के बारे में जाना, तो अब मीट्स जो थे वो रॉ नहीं खाए जाते थे, अब मीट्स जो थे वो रोस्ट किए जाने लगे, मतलब इंसान अब खाने पीने का शौकीन हो गया था। ठीक है। इसके अलावा आपको बताऊं कि लोग यूज कर रहे थे स्पीयर्स, एरोज, कर रहे थे ना। तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे? प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। नेक्स्ट आगे आया जिसका नाम है, और आपको बताया गया था टूल्स जो थे वो उनमें रिफाइनमेंट हाई हो गई थी, टूल्स में रिफाइनमेंट हाई हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग नियोलिथिक एज की अगर बात करें, तो नियोलिथिक एज आपको पता है मोस्ट एडवांस स्टेट था। टूल्स तो मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि बहुत हाई होने लगे थे, रिफाइंड। ठीक है। दूसरा, फायर तो कंटिन्यू हो ही रहा था, काठ का डिस्कवरी हो गया। तो काठ के डिस्कवरी होने से पॉटरी बनने लगे जो कि स्टोरेज के लिए यूज होने लगे, और जो कि बहुत, हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को जानने के लिए। कार्ड्स बनने लगे। इसके अलावा ये कार्ड्स से व्हील बनने लगा। तो पहली बार जो आप कह सकते हो कि व्हील जब बनने लगा, तो मतलब कार्ड्स आप कह सकते हो, कार्ड्स में एक तरह से व्हील कह सकते हो, व्हील बना उससे कार्ड्स है, सॉरी, व्हील्स बने उससे पॉटरी बने और व्हील्स से बने कार्ड्स, है ना। तो पहली बार फर्स्ट टाइम मैनकाइंड को कार्ड के बारे में पता चला। ये अपने आप में बहुत ज्यादा ही बड़ी डिस्कवरी थी। एक फायर मेसोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में व्हील। दूसरी चीज कि सेल्ट टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। सेल्ट टेक्नोलॉजी आप समझते हैं? सेल्ट टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि वेपन्स के अंदर हैंडल्स यूज होने लगे, हैंडल्स। वेपन्स के अंदर जब हैंडल्स यूज होने लगे सेल्ट टेक्नोलॉजी में, तो ये बताता है कि उन्हें टॉर्क का आइडिया लग गया था। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चेंज हुआ। कहाँ पैलियोलिथिक केस में कंप्लीटली वो डिपेंडेंट थे, बल्कि ईंट ईंट मारते थे। कहाँ आगे बढ़ते बढ़ते वो माइक्रोलिथ यूज करने लगे और उसके बाद वो फंडिल तक लगाने लगे, है ना। नेक्स्ट बात होती है कि लिविंग पैटर्न कैसे इवॉल्व हुआ उनका, है ना। लिविंग पैटर्न कैसे इवॉल्व हुआ, देखिए। पैलियोलिथिक एज में वो मेनली रहते थे कहाँ? केव्स में रहते थे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका केव है या आदमगढ़ केव है। ये सब बताता है कि भाई अर्ली मैनकाइंड जो था, अर्ली मैन था, वो केव्स में रहता था। अब केव से पीछे रहने के कारण थे, फुट हिल्स में रहता था, ठीक है, हिल्स के फुट हिल्स में रहता था, क्योंकि वहां पे इजिली स्टोन्स अवेलेबल हुआ करते थे। वो आगे हैबिटेट में भी लोग देखेंगे, स्टोन्स इजिली अवेलेबल होते थे, और ये हैबिटेट में देखेंगे। नेचर ऑफ लाइफ क्या था? नोमैडिक लाइफ था। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। जब एक जगह मन भर मटन खा लिए, मन भर वहाँ के फ्रूट्स एंड ये उखाड़ के खा लिए, तो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए, जो बंजारों की जिंदगी जीते थे। और एक बार रिसोर्सेज जब एग्जॉस्ट हो जाती थी तो वो अगले जगह चले जाते थे और समूह में चलते थे ताकि जानवर से कोई खतरा ना हो, कोई सीडेंटरी लाइफ नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीसोलिथिक एज में। मीसोलिथिक एज में क्या हुआ कि वो प्लेन्स में आना मूव करना शुरू हो गया, स्टार्टेड इन प्लेन्स, है ना। और अब वो ग्रुप्स में रहने लगे थे, ग्रुप्स में रहने लगे थे। अभी भी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ नहीं शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हट्स वगैरह में रहने लगे थे। आदमगढ़ ये सब जगह में जो विलेजेस पाई गई हैं, वो या फिर बागोड़ है एक जगह राजस्थान में, ये बताती हैं कि भाई वहां पर लोग हट्स वगैरह में रहने लगे थे। कहीं ना कहीं प्री सेडेंटरी लाइफ शुरू हो गया था। ठीक। इसके बाद आता है सबसे डेवलप्ड लाइफ, दैट इज न्योलिथिक एज। इसमें लोग, मैंने आपको बताया, सीडेंटरी लाइफ कमेंस कर गया, लोग विलेज लाइफ लेना शुरू हो गए। ठीक है। विलेज लाइफ रहना शुरू हो गया, मतलब कि घर बनने लगे, पक्के घर बनने लगे। कैसे? हट्स मेड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स। अभी तब क्या था? मड से बने हुए हट्स में रहते थे लोग, मड से बने हुए हट्स में रहते थे। अब, और उससे पहले केव्स में रहते थे। अब सन ड्राइड ब्रिक्स में लोग रहना शुरू कर दिए। ठीक है।
तो धीरे धीरे ये परमानेंट, ये यही आगे चल करके परमानेंट विलेजेस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और फिर वो आगे चल करके सिटीज एंड टाउन्स और सिविलाइजेशन, सिटीज एंड टाउन्स में बदले, और वही आगे चल करके सिविलाइजेशन को जन्म दिया। तो आप कह सकते हो द अर्ली पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, ईपीएसी, वेरी फेमस टर्म इन हिस्ट्री ऑप्शनल, अर्ली पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटी इन द न्यूलिथिक एज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अपकमिंग सिविलाइजेशंस, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन सा विलेज था, तो मेहरगढ़, एक बहुत, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, बलूचिस्तान प्रोविंस में मेहरगढ़, फेवरेट साइट ऑफ यूपीएससी इन मैपिंग। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान प्रोविंस में था, वो एक फेमस नियोलिथिक साइट है, ईपीएसी साइट है, ठीक है। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इनटू डिफरेंट ज्योग्राफीज, डिफरेंट ज्योग्राफीज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, पैलियोलिथिक एज के अंदर, पैलियोलिथिक एज के अंदर लोग केव्स में रहते थे, फुट हिल्स में रहते थे। भाई फुट हिल्स में रहने का क्या मतलब था, रिवर स्ट्रीम्स नैरो होती थी तो इजीली पार हो जाते थे, स्टोन्स की अवेलेबिलिटी हाई थी, ठीक है। केव्स मिलता था, तो वेदर से, जो रफ वेदर होते थे, बारिश बारिश, उस समय इतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, बारिश बारिश काफी थी, केव्स भी इजिली वेदर से वो बच जाते थे, ठीक है, ये कारण था। फ्लड्स कम थे, ये सब कारण था कि वो इजिली सस्टेन कर लेते थे, और इसीलिए वो फुट हिल्स को ऑक्यूपाई किए रहते थे। किसे ऑक्यूपाई किए रहते थे, फुट हिल्स को। मिसोलिथिक एज में चूंकि फायर नून हुआ, है ना, और भी टेक्नोलॉजी जैसे रिफाइनमेंट हुआ वगैरह, जंगली जानवर से उतना खतरा ना रहा, तो पहली बार मूव किए प्लेन्स में। कहाँ मूव किए, प्लेन्स में, ठीक है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली लेस सेफ एरियाज में भी सर्वाइव कर सकते थे, और धीरे धीरे सेटलमेंट आया। बोलो क्लियर है। और आगे चल करके आपको पता ही है कि फिर न्यूलिथिक के जाए विलेज लाइफ आया। नेक्स्ट जो बात हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। देखिए, ये कहना कठिन है कि सोशल और रिलीजियस लाइफ कब इंडिया में आया, लेकिन हाँ, पैलियोलिथिक एज में ऐसा है कि नहीं, कोई नहीं कह सकता कि नहीं था। अपर पैलियोलिथिक एज से ही कॉफिन बुरियल, कॉफिन बुरियल कह सकते हो आप, शुरू हो गया था, ठीक है। लोगों को गाड़ने के कॉफिन मिले हैं, जो उनके सिविक सेंस को दर्शाता है कि भैया, उन्हें पता था कि जो मर जाता है उसे दफनाना है ही नहीं, कि उठा करके ऐसी खुले में फेंक देना है, ठीक है। इसके अलावा नो डाउट सोशल लाइफ एब्सेंट था, देयर वाज नो सच सोशल लाइफ ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज। क्यों, क्योंकि वो नोमैडिक हर्डर थे, वो सिर्फ हर्डर्स थे। नोमैड्स की जिंदगी, बंजारे की जिंदगी जीते थे। इसी बंजारे की जिंदगी से एक बात याद आया, जितने दिन मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, मेरी मम्मी हमसे कहती थी कि अब इस तैयारी को छोड़ दो, कब तक ऐसे बंजारे की जिंदगी जियोगे, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जियो। तो इसी बंजारे की जिंदगी से बात याद आई। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, मेसोलिथिक एज के अंदर आए, तो आपको पता है पहली बार कम्युनिटी लाइफ शुरू हुई, ठीक है। वो वाइल्ड कल्टीवेशन में रहते थे और मड के ब्रिक्स, मड के हट्स में रहते थे, लेकिन स्टिल एक कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हुई मेसोलिथिक एज पे आने पे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है भीमबेटका, भीमबेटका केव्स में जो कम्युनिटी डांस वगैरह का फोटो है, कम्युनिटी डांस वगैरह का जो फोटो है, हंटिंग वगैरह का, तो भीमबेटका वेब्स पे देखिए एक ऐसा केव है जहाँ कई स्टेजेस की पेंटिंग है, कई एजेस की, पर जो कम्युनिटी डांस है वो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वो मिसोलिथिक एज की पेंटिंग है। किस एज की है, मिसोलिथिक एज की है। तो ये कहीं ना कहीं अगर लोग झुंड बना के नाच गाना कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी लाइफ वहां आ गई थी। इसके बाद आता है जो सबसे एडवांस लाइफ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दैट इज नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में तो भाई आपको पता ही है, लोग सीडेंट्री लाइफ जीने लगे थे, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि सीडेंट्री लाइफ जीने लगे थे, कम्युनिटी लाइफ था, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स जो मैंने आपको बताया कि मेसोलिथिक एज, कई रॉक पेंटिंग्स इस एज की भी हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो आपको कॉफिन बुरियल कह रहे हैं, जो ग्रेव्स, वही ग्रेव्स जो पाए गए थे, नॉट कॉफिन बुरियल, इट इज रॉन्ग वर्ड, ग्रेव्स आप कहते ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ग्रेव्स बुरियल। ये कुरनूल में पाए गए थे, जो कि आंध्र प्रदेश में, है ना।
तो आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर आप अपर पैलेलिथिक एज में किसी को दफनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनका सिविक सेंस था और वो रिलीजियस लाइफ से ओतप्रोत था। ठीक है, कई पॉटरीज वगैरह पाए जाते थे तो वो ओतप्रोत था रिलीजियस लाइफ से। सोशल लाइफ मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, तो जो मिसोलिथिक एज का जो कम्युनिटी डांस है वो ये कहता है, बताता है कि कहीं ना कहीं जो स्टोन एज के लोग थे वो आर्टिस्टिक स्किल्स उनमें थे। ऐसा नहीं है कि वो एक रफ और रॉ लाइफ जीते थे। मिसोलिथिक एज की जो पेंटिंग्स है वो ये बताती है एक कुछ लोग को दिखाया गया है कि ग्रुप डांस कर रहा है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कुछ गिटार हारपून जैसा वो कुछ बजा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं वो एक इंस्ट्रूमेंट जैसा कुछ वहां पे नोन था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल एंड रिलीजियस लाइफ भी इवॉल्व। ये वही कहानी है ना। इसके आगे आपको मैंने बताया था कि वी गॉर्डन चिल्ड ने कहा था दिस इज नॉट अ न्योलिथिक एज बट न्योलिथिक रिवॉल्यूशन। ऐसे आ सकता है कि क्वेश्चन कि डबल कोट अनकोट वी गॉर्डन चिल्ड says that it was not a Neolithic age but it was Neolithic revolution. Critically examine this statement। तो आप बड़े अच्छे से लिख सकते हो Neolithic age किसे कहते हैं, क्या क्या वहाँ क्यों उसको वी गॉर्डन चिल्ड ने कहा कि वो एक रिवॉल्यूशन था। आप बता सकते हो इस तरह से हर चीज में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई थी। लेकिन चूंकि क्रिटिकल एक शब्द जुड़ा हुआ है तो आपको क्रिटिसाइज भी करना है, लेकिन आप कहेंगे हाउएवर, क्रिटिकल एनालिसिस में कहेंगे हाउएवर नो मेटल वाज नोन। लोग अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल स्टोन यूज करते थे। अभी तक सन ड्राइड ब्रिक्स थी, बर्ड ब्रिक्स नहीं आया था। तमाम इंदस देखिए लिंक करना सीखिए, तमाम इंदस वैली की चीजों को उठा करके आप डाल सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। फिर लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं ऑल्दो अ नंबर ऑफ थिंग्स एडवांसमेंट वाज मिसिंग इन ड्यूरिंग दिस एज, yet we got Gordon Chilled stands to be vindicated that it was the most advanced era till that time। वेरी गुड सॉफ्ट एंड स्विफ्ट कंक्लूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑप्शन का बहुत फेमस शब्द है ईपीएसी कम्युनिटी, अर्ली पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, है ना। अर्ली पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। नाउ अर्ली पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज किसे कहते हैं। देखिए ईपीएसी कम्युनिटी कुछ नहीं, जो न्योलिथिक एज में कम्युनिटीज आई थी। तो न्योलिथिक एज जैसे ये भारत का नक्शा है ना, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। देखिए हर जगह जहां भी रहे ना मैप जरूर घुसेगा, अगर ये ऑप्शनल या जीएस के अंदर नंबर मिलता है रफ जैसे ये भारत है। तो एक ही जगह नहीं आए, ईपीएसी कम्युनिटी कई जगह है। इधर सिंध में बलूचिस्तान साइड मेहरगढ़ था, बिहार साइड चिरांद एंड छेछर था। ठीक है, इधर सांभर लेक साइड भी कम्युनिटी प्रेजेंट हुई थी। असम में डाउ जाली हडीक था, असम में डाउ जाली हडीक था, है ना। ये सब फेमस साइट है यूपीएससी के मैपिंग के। बिहार में साइड में छेछर था, छिरांद था सारण डिस्ट्रिक्ट में। इधर बलूचिस्तान में मेहरगढ़ था। ठीक है, तो इस तरह से साइट्स इवॉल्व हो रहे थे, तो इन्हीं को ईपीएससी कहते हैं। पेस्टोरल मतलब जहाँ जानवरों को एनिमल रेयरिंग किया जाए, एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी आपको जानते हैं जो धान उगाते हैं, राइस का मैंने आपको बताया ये मिर्जापुर में कोल्डिहवा में पहला साइट मिला है। और वीट भी मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से वीट में हरगढ़ साइट में मिला है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसी की इंट्रोडक्शन है कि ये चर्चा है कि कैसे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या आप कहें पैटर्न ऑफ ईपीएसी कम्युनिटीज, है ना। क्या था भाई, आपको मैंने बता दिया कि अर्ली पेस्टोरल एग्रीकल्चर कम्युनिटी किसको कहते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जो सीडेंट्री लाइफ जीते थे, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, है ना। और कई सारे उनके एविडेंस मिले हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था भाई, मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मेहरगढ़ था। ठीक है, रिवर बोलन के वैली में, वहाँ पर वीट के एविडेंस मिले हैं। फिर वहाँ सन ड्राइड ब्रिक्स मिले हैं। इलाहाबाद के मिर्जापुर रीजन में रिवर बेलन थी, रिवर बेलन के वैली में आपको साइट्स मिला है कोल्डिहवा जहाँ पहले राइस का साइट मिला है। कश्मीर में वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट, इस बार भी 2023 में मैपिंग आया था जिसमें बुरजा होम था। कि कश्मीर में दो इंपॉर्टेंट साइट थे, न्योलिथिक साइट थे। कौन कौन थे भाई, ये थे बुरजा होम एंड गुफकराल। क्या क्या थे, बुरजा होम एंड गुफकराल। ठीक है, और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो बुरजा होम में दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो पिट ड्वेलिंग मिली है। क्या मिली है, पिट ड्वेलिंग्स मिली है। ठीक है, तो ठंड से बचने के लिए पिट, सोचिए आज कश्मीर जब इतना गर्म ठंड रहता है तो उस समय कब कितना रहता है, वो पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं। दूसरा एनिमल बोन्स मिले हैं, एनिमल बोन्स मिले हैं बड़ियल में।
तो एनिमल बोल्स मिल है बरियल में, मतलब ये बताता है कि जानवर और आदमी को साथ मरने के बाद दफनाया जाता था। ठीक है। ईस्ट यूपी बिहार में मैंने आपको बताया चिरांद एंड छेछर, यहाँ से भी राइस की एविडेंस मिली है। तो देखिए असम में डाउ जाली हडीग है, परमानेंट प्लेस था। इसके अलावा आप देखिए साउथ में भी कई प्लेस रहे हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, कुर्नूल वगैरह में। सांभर लेक में कैड फूड ग्रेन्स पाए गए हैं, ये पॉसिबिलिटी है। कैड मतलब समझते हैं ना, जिसको चैड भी लोग कहते हैं, जला हुआ फूड ग्रेन। तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हो कि आसपास से बह के वहां पहुंच गया होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थे अर्ली पेस्टोरल एग्रीकल्चर कम्युनिटी की। इन केस क्वेश्चन आता है ईपीएससी कम्युनिटी पे, जरूर यूज करिएगा ईपीएससी कम्युनिटी। तो वहां पे आप जरूर से मैप बनाएं और शो करें। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ईपीएससी, सिग्निफिकेंस क्या थी पूरी की पूरी आप कह सकते हो। मोस्ट आप न्यूलिथिक एज की सिग्निफिकेंस करते हो, मोस्ट एडवांस ग्रुप थे। देखिए मोस्ट बहुत सारी चीजें, मोस्ट एडवांस ग्रुप थे, लिख देता हूँ। ठीक है। मोस्ट एडवांस्ड थे, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर ऑफ मेटालिक एज, यानी कि मेटालिक एज एंड सिविलाइजेशंस, इन्हीं पर सिविलाइजेशन बेस्ड थे। इसके अलावा बोन टूल्स पहली दफा यूज हो रहे थे, पता हुआ कि बोन टूल्स भी। व्हील्स आए जिनसे कार्ट्स आया, जो आगे चल करके बग्गी वगैरह आ गई, बग्गी आप कह सकते हो, जो वैगन व्हील सब आए, है ना। इसके अलावा सन ड्राइड ब्रिक्स पहली बार यूज हो रहे थे। कई टेक्नोलॉजी, सेल्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा था। ठीक है। सेडेंट्री लाइफ यूज चल रहा था। ठीक है। इसके अलावा सन ड्राइड ब्रिक्स मैंने आपको बता दिया। रिलीजियस लाइफ इवॉल्व हो रहा था। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये सारी फीचर एक सिविलाइजेशन की है। तो कहीं ना कहीं इस ईपीएससी कम्युनिटी की ये एडवांटेज कहिए या ये सिग्निफिकेंस थी कि इन कम्युनिटीज ने बेसिकली आगे के सिविलाइजेशन का रास्ता बताया, या यूं कहें द फर्दर सिविलाइजेशंस वर रेस्टिंग ऑन द बेड रॉक ऑफ द अर्ली पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। ठीक है। ये था आपका ईपीएससी कम्युनिटी। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त हुआ। कल का जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम मेगालिथिक करेंगे, प्लस कोशिश होगी चैल्कोलिथिक करने की। ठीक है। थैंक यू। जितना हो सकता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो गरीब तबका है वहां तक इस चैनल को पहुंचाएं। ठीक है। जो इसकी नोट्स है आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है। गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय फ्रॉम द चैनल आई एस थिंक टैंक, लेट्स कॉन्कर इट।